हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुराना क्वेश्चन पेपर एक अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और पेपर का जो कोड है वो 2042A ये है। और ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। एक 2018 का क्वेश्चन पेपर मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन उसका कोड अलग था। यहाँ पर ए है, वहाँ पर बी था। तो ये क्वेश्चन पेपर अलग है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर अगर इसमें देखें तो इसके क्वेश्चंस थोड़े से उससे यहाँ पर अलग हो सकते हैं। तो चलिए हम इसमें डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए हैं, किन चैप्टर से ये लिए गए हैं, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर, जिसमें 10 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स से रिलेटेड होते हैं। तो आइए देखते हैं इस पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर है वो क्या है। पहला क्वेश्चन में दिया है कि ऑफ द फॉलोइंग विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट बट नो डायमेंशन। मतलब इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सी यूनिट होती है और किसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो ऐसा इसमें केवल एक ही है, ये एंगल इसमें होता है। ये वाला एंगल की यूनिट तो है रेडियन हम कह देते हैं, लेकिन कोई डायमेंशन इसकी नहीं होती है। इसके बाद हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन मेजर्ड क्वांटिटी 20.030। इसके अंदर जो ये इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है वो हमें इसमें बताना है। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। ये जीरो भी यहाँ पर, क्योंकि दशमलव यहाँ पर है तो ये जीरो भी काउंट की जाएंगी, और 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर यहाँ से देखने को हमें मिलती हैं। तो इसके बाद इसके अंदर जो ये क्वेश्चन नेक्स्ट है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अमंग द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विच वन इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो पावर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये स्केलर यहाँ पर होती है। मोमेंटम और इम्पल्स दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये ए इक्वल टू आर एल्फा होता है, आर रेडियस होता है, और ये ए इक्वल टू आर एल्फा। तो ये एक रिलेशन यहाँ पर होता है, ये हमें इसके अंदर पूछा गया, ये देना था। इसके बाद जो उसमें है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, what is its displacement in quarter time of period। अगर एक ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे कोई पार्टिकल यहाँ पर मोशन में है और ये इसकी रेडियस है, तो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड का मतलब होता है कि अगर एक जो चक्कर लगाने का जो टाइम होता है वो एक तरीके से टाइम पीरियड यहाँ पर होगा, लेकिन जो ये 1/4 इतना होगा, तो यहाँ पर ये एंगल एक तरीके से 90 डिग्री यहाँ पर होगा। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो क्योंकि ये भी आर होगी तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि इसका डायगोनल होगा एक तरीके से। तो डायगोनल यहाँ पर जो इसका हाइपोटेनस होगा ये वाला, तो हाइपोटेनस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर अंडर रूट 2। तो आर अंडर रूट 2 एक तरीके से इसका टाइम पीरियड यहाँ से आ जाएगा, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करंट। नो पावर इज वेस्टेड इन। हमें इसमें देखना है कि जो इन तीन में से कौन सा स्टेटमेंट ये जो है यहाँ पर ये करेक्ट है, वो इसके अंदर हमें देखना है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर दिया हुआ है, नो पावर इज वेस्टेड इन सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन होती है तो इसके अंदर पावर वेस्टेड होती है या नहीं होती है, वो इसमें बताना है। तो हम देखते हैं कि जब सर्कुलर मोशन भी दो तरीके की होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पावर नहीं होती है, लेकिन जब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए तो वहाँ पर देखा जाता है पावर वेस्टेड होती है। तो एक तरीके से ये इनकरेक्ट हमारा ये है, लेकिन हमें तो करेक्ट छांटना है इसमें से। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सरफेस इन वर्क। ये सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट का है। ये भी रॉन्ग है, तो इसमें बी जो है वो एक तरीके से सही स्टेटमेंट यहाँ पर ये है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर है वो ये है। ये यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको म्यू एस बताया गया है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको म्यू के बताया गया है, एंड रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर रिलेटेड एड। तो इसमें देखना है कि कौन सा रिलेशन सही है। देखा जाता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये या तो ए होगा या बी होगा, तीसरा तो होगा ही नहीं, सी नहीं होगा। तो उसके बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे लीस्ट होता है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे लीस्ट होता है। तो फिर इसके हिसाब से ए आंसर इसका सही हो जाता है। इसके बाद इसमें दिया है व्हेन ए बॉडी रोटेट्स अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस व्हाट इज द एंगल बिटवीन इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड अप्लाइड टॉर्क। जो एंगुलर मोमेंटम का जो अप्लाइड टॉर्क होता है वेक्टर की फॉर्म में, तो एक्चुअल में वो dl अपॉन में dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये टॉर्क है, ये एंगुलर मोमेंटम है, तो जो इसकी डायरेक्शन होती है वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन में ये काम करता है। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में है ये कि रेडियस ऑफ जायरेशन के ऑफ ए बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन डिपेंड्स ऑन इट्स मास। जो हम जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन वो होता है mk²। तो k एक तरीके से जो हो जाएगा वो √I अपॉन में m यहाँ पर हो जाता है। तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो मास पर डिपेंड करती है, मास पर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर भी डिपेंड करती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू है। इसके बाद राइट डाउन द फॉर्मूला for escape velocity of mass of body of mass m on the surface of earth। escape velocity का जो फॉर्मूला होता है वो ve√2gme अपॉन में re, ये फॉर्मूला इसका होता है एक तरीके से। तो ये हमें पता होना चाहिए, यहाँ से बड़े आराम से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर राइज ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर इसका बढ़ा दें तो विस्कोसिटी कम हो जाती है एक तरीके से। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज रिलेटेड टू द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जो जीरोथ लॉ है वो थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है, जीरोथ लॉ। तो इसमें आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा होता है उसमें 2-2 नंबर के होते हैं और 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है वो मेंशन लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं वो इसके अंदर पूछा गया है, जो कमियां हैं उसकी। तो कई कमियां हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स है अगर उसमें आ जाए तो वहाँ पर नहीं होता है, और अगर हमारे वेरिएबल 3 से ज़्यादा हो, पावर ABC से ज़्यादा हो तो उसके लिए वेरिएबल नहीं होता। 2-3 पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी कि डॉट प्रोडक्ट A.B से क्या समझते हो और A×B इससे क्या समझते हो, इसको डिफाइन यहाँ पर करना है एक तरीके से। इसमें जो ये वेक्टर वाला जो टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। ए ब्लॉक इज एट जस्ट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन एक तरीके से ये है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है और ये 30 डिग्री पर एंगल पर झुका हुआ है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो 30 डिग्री एंगल पर यहाँ पर झुका हुआ है, और इसके अंदर पूछा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है वो ब्लॉक एंड प्लेन ये रेस्ट में है। ब्लॉक इज एट जस्ट रेस्ट, यहाँ पर ये रेस्ट में है ब्लॉक, ये जो भी है। तो इसका एक वेट mg नीचे काम करेगा, और जो ये 30 डिग्री है ये वाला, तो ये 30 डिग्री यहाँ भी होगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा यहाँ से mg sin 30 डिग्री, और यहाँ से इसकी जो r है वो रिएक्शन काम करेगी ये, और चूँकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है इस पे ऊपर काम करेगा। F = यहाँ से एक तरीके से म्यू
आर होता है वो ये है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये वाला ये, और ये एफ इधर को काम करता है, और यहाँ से जो क्योंकि रेस्ट में है तो एफ बराबर यहाँ से एम जी साइन, ये एम जी साइन यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से म्यू आर हम लिख सकते हैं, और आर इजकल टू एम जी कोस थीटा होता है, आर इजकल टू एम जी कोस थीटा। तो यहाँ से एक तरीके से उसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो थीटा यहाँ पे दिया है तो म्यू बराबर टेन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं सीधा सीधा, इतना हम लोग कुछ ना करें, ये भी फॉर्मूला हमारे पास, और टेन थर्टी कितना होता है 1/√3, तो इतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से आ सकता है, सीधा सीधा ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, म्यू इक्वल टू टेन थीटा अप्लाई करेंगे बस, और कुछ नहीं। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था इसमें। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इन रोटेशन डिपेंड्स। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इजकल टू एक तरीके से वो एम आर स्क्वायर होता है, एक जो भी है। तो इसका जो फैक्टर है, एक तो ये जो हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लिया ये बॉडी यहाँ पर ये है, तो इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाली, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है इसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, जो ये आर होता है एक तरीके से यहाँ पर ये, और जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये इसके फैक्टर होते हैं। और फिजिकल सिग्निफिकेंस हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है, वो लीनियर मोशन में जो मास काम करता है वही रोटेशनल मोशन में एक तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द पोलर सैटेलाइट एंड मेंशन इट्स यूज। जो पोलर सैटेलाइट्स हैं, जो अर्थ के रोटेशन, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, अगर ये हमारी अर्थ है और हम जानते हैं हमारी अर्थ नॉर्थ और साउथ ये रोटेशन ऐसे होते हैं, और नॉर्थ और साउथ ये होता है पोल यहाँ पर, तो जो सैटेलाइट नॉर्थ और साउथ पोल के इधर से रोटेशन करते हैं अर्थ के, उनको हम पोलर सैटेलाइट्स कहते हैं। और जो इनके यूज़ होते हैं एक तरीके से, जो हमारे मौसम का हाल बताने के लिए या इमेजेस कैप्चर करने के लिए होती हैं, तो इस तरह के हमारे जो क्लाउड की पोजीशन को कैलकुलेट बताने के लिए उनमें ये हमारे पोलर सैटेलाइट्स काम करते हैं। डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, हाउ डज इट अफेक्ट द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। तो जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है एक तरीके से, जब हम अपनी कैपिलरी को लिक्विड में जो कैपिलरी हमारे यहाँ पर मान ये बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है और एक कैपिलरी ट्यूब हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, लिक्विड वाटर अगर इसके अंदर है तो एक तरीके से इसका कॉनकेव शेप बन जाती है लिक्विड की। तो यहाँ पर जो ये एक टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है इसके बीच का जो एंगल होता है ये थीटा, दैट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और वाटर और कांच की जो ट्यूब है उसके लिए जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो लगभग 8 डिग्री होता है, और यहाँ पर अगर मरकरी हो तो उसके लिए 35 डिग्री के आसपास ये देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद ये पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। जो हमारा समतापी प्रक्रम है और रुद्धोष्म प्रक्रम है उनमें क्या अंतर है। तो समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहती है। आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक फास्ट प्रोसेस होता है। और इसको कर्व के हिसाब से बता सकते हो कि जिसका स्लोप एडियाबैटिक और एडियाबैटिक कैसे कैसे होता है। तो एडियाबैटिक में स्लोप ज़्यादा होता है, आइसोथर्मल में स्लोप कम होता है। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें यहाँ पर लिखे जा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा ये पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगी लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। जो पहला तीसरे का जो पहला, इसमें 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और 5 नंबर का ये होता है, तो 10 नंबर का यहाँ से तीसरा क्वेश्चन हमें करना होता है। तो यहाँ पर है दिया है कि स्पीड v ऑफ शॉर्ट वेव्स फॉर्म्ड ऑन ए लिक्विड सरफेस हैविंग डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन t इज गिवन बाय v बराबर √2πt अपॉन में रो लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ। वेरीफाई इट्स वैलिडिटी यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो इसकी एक तरीके से हमें ये करेक्टनेस को चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। दोनों तरफ की वीमाएं पुट करेंगे और देखेंगे अगर बराबर आ जाती है तो ये वैलिड है, अदरवाइज नहीं।
डिफाइन सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। सेंट्रीपिटल एसेलरेशन को हमें डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन दी है जो a इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन में r सेंट्रीपिटल एसेलरेशन होता है, इसको हमें यहाँ पर समझाना है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एसेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल रिवॉल्विंग अलॉन्ग सर्किल ऑफ रेडियस r, और इसकी हमें क्या करना है, ये डेरिवेशन भी इसका करना है। तो ये बड़े आराम से हो जाता है, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर से लिया गया है। स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है आप उसको वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये उसके बराबर होता है। तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 2 kg ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू 5 मीटर बाय अप्लाइंग ए फोर्स, इतना। तो वर्क कैलकुलेट करना है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ब्लॉक एक तरीके से यहाँ पर रखा है ये, और इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है वो 5 मीटर हो जाता है। तो वर्क इजिकल टू क्या होता है यहाँ पर, फोर्स इनटू में क्या होगा, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 2 kg ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय इतना अप्लाइंग, इतना फोर्स दिया हुआ है, इतने फोर्स से, और ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो सीधा सीधा यहाँ से निकल जाएगा ये। तो ये हुआ। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, ए स्फीयर ऑफ रेडियस r स्टार्ट्स रोलिंग डाउन ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर एक्सेलरेशन। कि जो रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ से इसको एक इसका डेरिवेशन करना है, और एक्सेलरेशन के लिए जो g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में i अपॉन में जो आर स्क्वायर या एम स्क्वायर होता है, इस तरह से वो रिलेशन में डेरिवेशन करना है। तो ये मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए रोटेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, व्हाट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वे होते हैं जो अर्थ से देखने पर स्टेशनरी लगे और जिनका टाइम पीरियड 24 आवर होता है, उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला है, इसका हमें डेरिवेशन एक तरीके से करना है कि जब कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, वो इसमें हमें ट्राई करना है। इसके बाद ये वर्टिकल सस्पेंडेड वायर, ये कोई वर्टिकल सस्पेंडेड वायर है ये, और इस ऑफ लेंथ 1.2 मीटर, ये 1.2 मीटर यहाँ पर ये है, और इसकी जो रेडियस दी है 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर दी हुई है यहाँ पर ये, और इस पे 15 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगाया जाता है, F इक्वल टू 15 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगाया जाता है। तो कैलकुलेट द स्ट्रेस प्रोड्यूस, स्ट्रेस क्या होता है, एक तरीके से जो स्ट्रेस यहाँ पर होगा वो फोर्स अपॉन में एरिया यहाँ पर होगा। तो फोर्स हैगा ये, और एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर, और आर इसमें दी हुई है तो यहाँ से निकल जाएगी। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, तो जो वायर की लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, इसका यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है। तो यंग्स मॉडुलस में एक तरीके से स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन यहाँ पर होता है, तो यहाँ से ये निकाला जा सकता है। बड़ा सिंपल ये न्यूमेरिकल है, आप इसको यहाँ से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, इसके अंदर उसमें क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पर है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी रिलेटेड टू द लिक्विड, व्हाट इज इट द इंपॉर्टेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर तो फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में बताता है कि वो स्ट्रीमलाइन होगा या ट्रबलेंट होगा। तो इसकी जो ये एक तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसकी अगर वैल्यू 0 से 2000 के बीच में आती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और 2000 से 3000 के बीच में अनस्टेबल की स्थिति होती है, और 3000 से ऊपर अगर है तो वो ट्रबलेंट फ्लो होता है। और इसकी जो सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर देंगे, विस्कोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसके बाद डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो अल्फा बीटा गामा होता है उनमें रिलेशन यहाँ पर देना है और इसको समझाना है। व्हाट डू यू मीन बाय द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है वो पूछा है। गिव इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, इसकी यूनिट एंड डायमेंशन बतानी है, और इसी पे संबंधित है कि न्यूमेरिकल के 4 जूल, ये 4 इंटू 10 की पावर -4 जूल पर सेकेंड हीट इज कंडक्टिंग, जो इनके ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दे रखा है यहाँ पर हमें Q अपॉन में T दे रखा है एक तरीके से, 4 इंटू में 10 की पावर -4 ये जूल पर सेकेंड रेट ऑफ फ्लो यहाँ पर दिया हुआ है। ऑफ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसका दिया हुआ है, A इक्वल टू 1 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया।
टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया हुआ है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है यहाँ पर एक तरीके से डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 5 केल्विन पर मीटर दिया हुआ है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो Q अपॉन में T होता है एक तरीके से वो होता है के ए और यहाँ पर जो डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स ये तो ये होता है टेम्परेचर को ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है जो इसकी वैल्यू ये दी है। के हमें निकालना है ये हमें दिया हुआ है वो ये रहा ए है वो ये है तो सब कुछ इसमें गिवन है और आप इसको सीधे सीधे फॉर्मूले पे अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आप लोग इसको कर सकते हैं। तो हमें इतना डिस्कस करना था तो थैंक यू बाय बाय।